मनुष्य के दिमाग को समझने में सिगमंड फ्रॉइड का नाम एक मील के पत्थर की तरह है। वियना के उनके घर और क्लिनिक में जाकर इस अनूठे मनोविश्लेषक के दिमाग को समझने की एक छोटी सी कोशिश मैंने की। मैं वियना के यूरोपीय रेडियोलॉजी सम्मेलन में शरीक होने आया था। एक पूरा दिन दिमाग के धीरे धीरे कमजोर होने पर था, जिसमें पिछले दशकों में डॉक्टरों की रुचि बढ़ी है। आज से 2 दशक पहले जब मैं अमेरिका के इलिनॉइस विश्वविद्यालय में अल्जाइमर नामक बीमारी के शोध से जुड़ा था, तो यह खास रुचिकर नहीं लगी थी, बल्कि मैंने शोध बीच में ही त्याग दिया और डॉक्टरी के पारंपरिक प्रैक्टिस की ओर लौट गया। रुचिकर का अर्थ यहाँ धन, यश आदि से है, जो मेडिकल रिसर्च में कम होता है। लेकिन दिमाग का शोध मानव जाति का सबसे उलझा हुआ शोध है। आखिर होमो सैपियंस नामक प्रजाति के पास सभी जीवों से अधिक क्या है? दिमाग ही तो है। मानव विकास में जो अंग सबसे अधिक विकसित हुआ वह मस्तिष्क है। आने वाले समय में यह और भी विकसित होगा। अगर किसी से उसके बाह्य अंग एक एक कर छीन लिए जाएं, तो भी दिमाग के चलते रहने तक उसका जीवन है। दिमाग शिथिल पड़ गया, जिसे ब्रेन डेड भी कहते हैं, तो वह जीकर क्या करेगा? भारतीयों को संभवतः स्मरण हो जब अरुणा शानबाग नामक एक नर्स यौन हिंसा के पश्चात 41 वर्ष तक मूक, दृष्टिहीन और प्रतिक्रियाहीन अवस्था में रही। सर्वोच्च न्यायालय तक अपील की गई कि उन्हें यूथेनेसिया यानी गरिमापूर्ण चिकित्सकीय मृत्यु दे दी जाए, मगर न्यायालय तैयार नहीं हुई। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद भविष्य में पैसिव यूथेनेसिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की इजाजत देने को मंजूरी मिली। दरअसल एक लंबे समय तक दिमाग को शरीर का एक अंग मात्र ही माना जाता रहा। मानसिक रोगों का इलाज न्यूरोलॉजिस्ट दवाओं या ऑपरेशन से करते थे। जिनका दिमाग चिकित्सकीय जांचों के हिसाब से ठीक होता था, उनको रोगी नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता कि ये लोग नौटंकी कर रहे हैं। इसे हिस्टीरिया कहा जाता, जिसका मूल है हिस्टेरो यानी बच्चादानी। प्राचीन काल में महिलाएं शिकायत करती कि उनका बच्चादानी कहीं गुम हो गया है। इसे महिलाओं की खामखा बहानेबाजी माना जाता और इस रोग को निरर्थक। 20वीं सदी तक जब महिलाएं पीठ दर्द, पेट दर्द या कोई भी शिकायत करती, तो डॉक्टर इसे हिस्टीरिया कहते। इसी वजह थी कि महिलाओं की शारीरिक जांच में कोई कमी नहीं मिलती, इसलिए यह बहानेबाजी या खामखा की नौटंकी के सिवा और क्या हो सकता था। पुरुषों में ऐसी शिकायत कम देखी जाती, तो यह तर्क और पुख्ता हो जाता कि महिलाएं खुद यह श्वांग रचती हैं, सिर्फ कुछ तवज्जो पाने के लिए। लेकिन क्या यही सच था? अगर नहीं, तो सच का उजागर कब और किसने किया? मैं वियना के ऑस्ट्रिया सेंटर से निकलकर टहलते हुए डैन्यूब नदी के किनारे गया। फिर लगा कि यह नदी पार कर लेता हूं। रेलवे पुल के साथ चल रही पदमार्ग पर मैं चलने लगा। नदी पार कर सीधा चलता गया तो एक नहर मिली, वह भी पार कर गया। वहां एक भारतीय रेस्तरां दिखा जो एक केरल के व्यक्ति चला रहे थे। उनसे पूछा कि आसपास कुछ देखने की जगह है। उन्होंने पूरी सूची बतानी शुरू कर दी। कला संग्रहालय, पैलेस, फव्वारे, गिरजाघर। मैंने कहा कि यह सब तो मुझे किसी भी यात्रा वेबसाइट पर दिख जाएंगे। क्या आपने सिगमंड फ्रॉइड का नाम सुना है? उन्होंने कहा हाँ, उनका घर तो यहीं पास में ही है। दरअसल मैंने तो गंतव्य पहले ही तय कर लिया था। सिर्फ जानना चाह रहा था कि एक रेस्तरां चलाने वाला भारतीय इस नाम से परिचित है या नहीं। हालांकि भारतीयों के सामान्य ज्ञान को कम नहीं आंकना चाहिए। जनाब पूरे अप टू डेट थे। जब मैंने कहा कि मैं बिहार से हूं, उन्होंने कहा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार है ना। वियना में बैठे बैठे हर बसंत बदलते गठबंधन की ताजा जानकारी रखना साधारण बात नहीं। वहां से जब सिगमंड फ्रॉइड की गलियों में जाने लगा, तो नीचे फुटपाथ पर सुनहरी पट्टियां नजर आई। मैं इन पट्टियों से परिचित था, क्योंकि रोम में भी ऐसी पट्टियां दिखी थी। यह इस बात की पहचान है कि यह इलाका कभी यहूदी बस्ती रहा था। अब यहूदी नहीं बचे, उनकी ये स्मारिकाएं ही बची हैं। उस पर दर्ज था कि यहाँ अमुक यहूदी रहते थे और अमुक ईस्वी में इनको नाजी उठाकर ले गए और मार दिए गए। कुछ स्थानों पर तो पट्टियों के बजाय पंक्तिबद्ध नाम उकेर दिए गए थे। उस गली में मरने वाले ही इतने थे कि कितनी पट्टियां लगाते। उन यहूदियों की लाशों के ऊपर चलते हुए आखिर सिगमंड फ्रॉइड का घर भी आ गया। उस घर की तो पूरी दीवार ही नामों से भरी थी।
पूछने पर पता लगा कि जब सिगमंड फ्रॉइड नाजियों के डर से सपरिवार भाग गए तो उनके इसी घर में मोहल्ले के यहूदियों को बंद कर दिया गया। बाद में उन्हें ले जाकर गोली मार दी गई या गैस चैम्बर में डाल दिया गया। क्या यह भी एक तरह का मानसिक रोग था? अन्यथा एक मनुष्य का दिमाग भला सैकड़ों मनुष्यों की बलि चढ़ाने की क्यों सोचेगा? उन पट्टियों और दीवारों पर बूढ़ों, बच्चों, औरतों और तमाम निर्दोष लोगों के नाम थे। अब उन घरों के मालिक बदल चुके थे जहां कभी वे रहते थे, जहां कभी सिगमंड फ्रॉइड अपना क्लिनिक चलाते थे। अंदर प्रवेश करते ही एक सीढ़ी दिखी जिससे पहले तल पर जाना था। पहली मंजिल पर दोनों तरफ 2 दरवाजे थे, जैसे आजकल के अपार्टमेंट में होता है। ये 2 फ्लैट थे। दोनों दरवाजों पर एक ही नाम था, प्रोफेसर डॉक्टर फ्रॉइड। इतना डॉक्टरी अनुभव से स्पष्ट था कि एक फ्लैट में उनका आवास होगा और दूसरे फ्लैट में उनका क्लिनिक होगा। ये दोनों फ्लैट अंदर से जुड़े हुए होंगे। डॉक्टरों का घर और क्लिनिक जितना पास हो उतनी ही मरीजों को सहूलियत होती है। जरूरत पड़ने पर रात को 2:30 बजे भी दरवाजा खटखटा दिया तो अपने आला और अन्य यंत्रों के साथ डॉक्टर मिल जाते हैं। वहां उनके एक मित्र का अनुभव अंकित था। मैंने हमेशा यही पाया कि घंटी चाहे किसी दरवाजे की बजाओ, खुलता हमेशा दूसरा दरवाजा। यूं तो यह वाक्य मजाकिया लगता है, मगर इसी वाक्य में सिगमंड फ्रॉइड का रहस्य छुपा है। दिमाग के 2 दरवाजों, चेतन यानी कॉन्शियस और अवचेतन यानी सबकॉन्शियस। बहरहाल मैं पहले उनके आवास का मुआयना करने गया। दरवाजा खुलते ही उनका ड्राइंग रूम दिखा जो बाहर एक बरामदे की ओर खुलता था। वहां एक ठूंठ शाहबलूत का पेड़ तब भी था और अब भी एक है। मैंने लगभग दरवाजे से ही यह कयास लगा लिया कि वहां जाकर अक्सर फ्रॉइड महोदय तंबाकू के कष्ट लेते होंगे। यह बात बरामदे पर लिखे विवरण से पक्का हो गया। ड्राइंग रूम में उनका शतरंज और ताश रखा था जो वह अक्सर अकेले ही बैठकर खेला करते। वहीं उनकी लिखी पुस्तक टोटम एंड टैबू का पहला दुर्लभ संस्करण रखा था। उनके द्वारा जमा किए गए मिस्र, रोम और अन्य स्थानों के जंत्र मंत्र भी रखे थे। इसे देखकर यह शंका हो सकती है कि यह किसी औघर या तांत्रिक का घर है, लेकिन औघर, तांत्रिक या कुल देवताओं का मनोविज्ञान क्या है? फ्रॉइड ने धर्म के विषय में सीधे सीधे न लिखकर कबीलों के विश्वासों और देवताओं पर लिखा। उन्होंने यह कहा कि मनुष्य जिस तरह अपने माता पिता से जुड़ा होता है, उसी तरह एक कबीला भी अपना एक माता और पिता तय करता है। यह उन्हें सुरक्षा भी देता है, जिजीविषा भी और एक यौन बंधन भी। ये ऐसी छवियां हैं जिनके प्रति किसी तरह की यौन भावना नहीं उत्पन्न हो सकती, जो अन्यथा एक मानवीय गुण है। फ्रॉइड ने तो यहां तक कहा कि एक बच्चा पैदाइशी यौनाकर्षण के साथ आता है। एक पुत्र अपनी मां से और एक पुत्री अपने पिता से आकर्षित हो सकती है और इस आकर्षण में वह प्रतिद्वंदी निर्माण भी कर लेती है। पुत्र अपनी मां से स्नेह में पिता को अपना प्रतिद्वंदी मानने लगता है और यही स्थिति पुत्री की अपने मां के साथ हो सकती है। इसे उन्होंने इडिपस कॉम्प्लेक्स कहा। बाल्य मन से किशोरावस्था में प्रवेश के साथ इस तरह के कॉम्प्लेक्स घटते जाते हैं, लेकिन यह उसकी मानसिकता पर प्रभाव डाल सकती है। लिंग बोध बाल्यकाल से ही हो जाता है और इस कारण यौन हिंसा या यौन शोषण भी उसके बोध का हिस्सा है। अगर बोध न होता तो इसका दूरगामी मानसिक प्रभाव कैसे होता? सिर्फ यह उसके अवचेतन में कहीं दब जाता है। सवाल यह है कि उस अवचेतन, उस सबकॉन्शियस तक कैसे पहुंचा जाए? दूसरों की छोड़िए, क्या खुद के सबकॉन्शियस में हम कभी प्रवेश करते हैं? इसका उत्तर अगले कमरे में मिलता है। यह सिगमंड फ्रॉइड का बेडरूम है। यहां सोते हुए फ्रॉइड ने सपने देखे, जैसे हम सभी देखते हैं, अच्छे सपने, बुरे सपने, डरावने सपने। लेकिन इन सपनों को हम नींद खुलते ही भूल जाते हैं। अगर कुछ देर याद भी रहते हैं तो चेतन मन उसे भुलाने का प्रयास करता है। यह जुमला तो सबने सुना होगा, सपने कभी सच नहीं होते। फ्रॉइड ने अपने ही सपनों का विश्लेषण शुरू किया, तकरीबन 250 सपनों का संग्रह तैयार किया और उसके निष्कर्ष निकाले कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। कमरे में ही फ्रॉइड की पुस्तक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम का पहला संस्करण रखा था। इसे अपने जीवन काल में ही फ्रॉइड ने 30 बार संशोधित किया, जिसमें अपने और अपने मरीजों या दोस्तों के सपने जोड़े। मैं यहाँ फ्रॉइड के वे स्वप्न रख रहा हूं जो उस कमरे में अंकित थे। पहला स्वप्न है कि सिगमंड फ्रॉइड अपने मकान की खिड़की से अधनंगी अवस्था में कूद रहे हैं। दूसरा स्वप्न है
कि कोई जहाजी युद्ध चल रहा है, जहां एक एक कर उनके जहाज हार रहे हैं, मगर एक छोटा सा जहाज बचकर निकल जा रहा है। दूसरे स्वप्न का उन्होंने यह विश्लेषण किया कि अमेरिका और स्पेन के मध्य युद्ध में वह अपने कुछ परिजनों को लेकर चिंतित थे। तभी यह स्वप्न आया। पहला स्वप्न क्या यह इशारा कर सकता है कि नाजियों के आने के बाद उन्हें खुद यह घर छोड़कर भागना पड़ेगा? संभावना कम है, क्योंकि इस पुस्तक के पहले संस्करण यानी 1899 तक नाजी कहीं विश्व पटल पर थे ही नहीं, लेकिन ऐसी शंकाएं तो उपज सकती हैं। इस कमरे से निकलकर फ्रॉयड का बाथरूम आता है। उस जमाने में यूरोप के रसूखदार लोग भी बाल्टी मग लेकर नीचे बैठकर ही नहाते थे। हालांकि आखिरी दिनों में एक बाथटब उन्होंने लगवा लिया था, जो अब वहां मौजूद नहीं था। कई चीजें फ्रॉयड खुद उखाड़कर अपने साथ लंदन ले गए और कई नाजियों ने तोड़ दी। अब मैंने उस आवाज से उनके क्लिनिक की ओर प्रवेश किया, जो एक गलियारी के माध्यम से जुड़ा था। वहीं दुनिया का वह इलाज शुरू हुआ जो पहले बहुत कम देखा सुना गया था, मानसिक विश्लेषण यानी साइको एनालिसिस। क्लिनिक तो खैर एक जैसे ही होते हैं। बाहर एक प्रतीक्षा कक्ष, अंदर एक कमरा जहां मरीजों की जांच होती है, एक सुई देने का कमरा और कभी कभार एक डॉक्टर का निजी केबिन। प्रतीक्षा कक्ष में एक ठीक ठाक सोफा लगा था, जो लंदन से उनकी बेटी एन्ना फ्रॉयड ने 70 के दशक में वापस भिजवाया। जब फ्रॉयड के इस घर को राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने की कवायद शुरू हुई, तो उनकी चीजें यहां मंगवाई गई। सोफे के पीछे फ्रॉयड की तमाम डिग्रियां लगी थी। वियना विश्वविद्यालय से डॉक्टरी और न्यूरोलॉजी की डिग्री, पेरिस से साइकोलॉजी की फेलोशिप, लंदन से 2 डिग्रियां। यह भी मैंने जाना कि वह पूरी तरह व्यावसायिक व्यक्ति थे, जो अमूमन बिना फीस मरीज नहीं देखते थे। आज भी यही आलम है कि गरीब मानसिक रोग के लिए किसी मनोविश्लेषक के पास अक्सर नहीं जाते। उस समय तो सवाल ही नहीं था। अंदर जो डॉक्टर का हॉल था वह आज तो सामान्य है, मगर 20वीं सदी के हिसाब से अनूठा लगता है। एक आराम बिस्तर था जिस पर मरीज लेटे लेटे अपनी गाथा कहते। स्वयं फ्रॉयड उसके साथ लगे कमरे में कुर्सी लगाकर बैठते और दरवाजा खुला रखते। वह चाहते थे कि मरीज अपनी कहानी बिना किसी दबाव के खुलकर कहे। यह कुर्सी पर बैठकर या चेतन अवस्था में कठिन था, इसलिए आराम से लेटकर हल्की नींद में जाते हुए कहे। इस प्रक्रिया को उन्होंने फ्री एसोसिएशन कहा। इसके लिए उन्होंने पहले सम्मोहन के असफल प्रयास किए, फिर माथे पर उंगलियों से दबाकर सबकॉन्शियस में ले जाने की कोशिश की, लेकिन अंत में मरीज को निष्क्रिय कर खुले दिमाग से बात कहने कहा। जैसे कोई ईसाई व्यक्ति गिरजाघर के पादरी के सामने चीजें कन्फेस करता है, कुछ इसी तरह साइकोलॉजिस्ट के समक्ष अपना पूरा चिट्ठा खोल दे। अपने बचपन के बुरे अनुभव, किसी भी तरह का यौन अनुभव, कोई ग्लानि, कोई दुष्कर्म जो सबकॉन्शियस में कैद होकर रह गया, सब बाहर कर दे। इसे उन्होंने कैथार्सिस कहा। इसने मनोरोग की धारा ही बदल दी। जिसे लोग हिस्टीरिया या नौटंकी कहकर खारिज कर रहे थे, उसकी वजह दरअसल वर्षों पुराना कोई बुरा यौन अनुभव था। स्वयं फ्रॉयड को यह उस दिन समझ आया जब उनके पास एक एन्ना नाम की मरीज आई, जिसका कमर से नीचे का शरीर लकवा की तरह निष्क्रिय हो रहा था। डॉक्टरों को कोई कारण नहीं मिल रहा था और दरअसल कोई भौतिक कारण था भी नहीं। ऐसे मरीजों को उस समय बिजली या पानी के झटके दिए जाते थे, मगर यह भी काम नहीं आए। आखिर फ्रॉयड ने अपने प्रोफेसर बोयर को कहा कि वह उन्हें मरीज के सबकॉन्शियस में जाने की आज्ञा दे। आखिर कई सेशन में उन्हें एन्ना ने अपने बचपन के बुरे अनुभव बताए और इस कैथार्सिस के बाद वह धीरे धीरे ठीक हो गई। वह बात जो उसे इतने दिनों से किसी सर्पदंश की तरह डस रही थी, वह बाहर आ गई। आज जब मनोरोग पर चर्चाएं शुरू हुई हैं, तो कम से कम यूरोप में 1-1 घंटे के सेशन हो रहे हैं। कम उम्र से ही लोग मनोविश्लेषक से जुड़ रहे हैं, लेकिन उन दिनों 1-1.5 घंटे का एक सेशन करना डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड ने ही शुरू किया। मैं जिस घर में खड़ा था, उसकी दीवारों के अंदर ही मनोविश्लेषण की पैदाइश हुई। घर से कुछ दूर ही उसी गली में पहले मनोविश्लेषकों की एक टीम बैठने लगी, जो सोसाइटी आज तक कायम है। कार्ल यूंग जैसे मनोविश्लेषक उससे जुड़े और उन्होंने फ्रॉयड के कई विश्लेषणों को खारिज किया, लेकिन इस विषय ने अपनी जड़ें स्थापित कर ली। दिमाग अब सिर्फ एक अंग नहीं रह गया, बल्कि मनुष्य के अनुभवों की एक ऐसी तिजोरी बन गई जिसकी चाबी उसे खुद नहीं मिल रही थी। वह जब तक खुलकर बाहर नहीं आती, वह अजीबोगरीब रूप में दिखती रहेगी। कभी एक अबूझ बीमारी, कभी स्मृति दोष,
कभी व्यक्तित्व में विच्छेद, कभी हिंसात्मक, कभी खुद में बंद रहने की प्रवृत्ति, जिसे नाम मिलता है पागलपन। मेरे सामने फ्रॉइड के कुछ कोरे कागज और उनका कलम पड़ा था। उनके विषय में वर्णित है कि ऐसा एक भी दिन नहीं होता जब उन्होंने कलम को हाथ नहीं लगाया हो। वह चिट्ठियां लिखते अपने दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन ज़्वाइग इत्यादि को। उनका मानना था कि कई बार हम आमने सामने बात कर खुल नहीं पाते, मगर चिट्ठी में खुल जाते हैं। नाजियों द्वारा तमाम किताबें और चिट्ठियां नष्ट करने के बाद भी फ्रॉइड की 20,000 से अधिक चिट्ठियां संकलित हैं और आइंस्टाइन से हुए संवाद तो मेरे समक्ष ही मौजूद हैं। आइंस्टाइन उनसे पूछते हैं, क्या आपके इस मनोविज्ञान से दुनिया में युद्ध रोके जा सकते हैं? फ्रॉइड उत्तर देते हैं, मनुष्य में यह प्रवृत्ति तो पैदाइशी ही है, लेकिन सांस्कृतिक विकास से इसे कुछ कम अवश्य किया जा सकता है। एक चिट्ठी में भारत का भी जिक्र है, जब रोमिया रोला उन्हें भारतीय संस्कृति में नियमित चिंतन के महत्व को बताते हैं। हालांकि वहां फ्रॉइड का जवाब कुछ अलग ही दिशा में है। फ्रॉइड कहते हैं, चिंतन या सोचना प्रगतिशील लगता है, किंतु मैंने पाया है कि बहुत अधिक चिंतन हमें पीछे ले जाता है। वहां से निकलते हुए मैं सोच रहा था कि फ्रॉइड की एक जीवनी लेता जाऊं। जो पहली किताब दिखी उसके पहले अध्याय में ही लिखा था कि जब आर्नोल्ड ज़्वाइग ने उनकी जीवनी लिखने का मन बनाया, फ्रॉइड ने कहा, जीवनियां झूठ, फरेब और खामखा महिमा मंडन से भरी होती है। मेरी झूठी जीवनी कोई पढ़े यह मैं नहीं चाहता, और मेरी सच्ची जीवनी कोई पढ़ ले यह तो मैं कतई नहीं चाहूंगा। जीवनी तो मैंने नहीं खरीदी। नेटफ्लिक्स पर एक फ्रॉइड नामक मसालेदार सीरीज जरूर देखी, जो एक फिक्शन है।